नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक बेसल नॉर्म्स, बेसल 1, 2 एंड 3। इन तीनों नॉर्म्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है जहां पर हम डिस्कशन करते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या तो जून 2025 में संपन्न हुए बीएफएम के एग्जामिनेशन में आए हैं या तो 2024 में जो एग्जामिनेशंस हुए थे उनमें इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैं नंबर ऑफ टॉपिक आपको करा चुका हूं। आप अगेन चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी देख सकते हैं। डेली 8:30 बजे जुड़ना ना भूलिएगा JIIB CA IIB वाला पर, जहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेशन बेसल 1, 2 एंड 3। बेसिकली किस कमेटी ने इसको बनाया था, क्यों ये नॉर्म्स आए थे, क्या इन नॉर्म्स में बताया गया, वो सब कुछ आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उस कमेटी की जिस कमेटी ने इन नॉर्म्स को बनाया, जिसका नाम है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। और ये जो बेसल शब्द आया है ना, ये बेसल बेसिकली उस शहर का नाम है। बेसल उस शहर का नाम है जहां पर, ठीक है, इस कमेटी को भी बनाने वाला जो बैंक है BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसका हेडक्वार्टर है। बेसल एक शहर है, कहां का? स्विट्जरलैंड का। ठीक है, स्विट्जरलैंड का ये शहर है बेसल। यहीं पर इनका उद्गम हुआ था, दैट्स वाई उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है बेसल नॉर्म्स। तो ये जो बेसल शब्द है इसका मतलब याद रखिएगा, सिर्फ ये शहर का नाम है। जैसे शिमला में कोई समझौता होता है तो उसका नाम हो जाता है शिमला एकॉर्ड। ठीक है, थाईलैंड में कोई बैंकॉक में समझौता होता है तो नाम हो जाता है बैंकॉक एकॉर्ड। जैसे बिम्स्टेक जो है बैंकॉक एकॉर्ड के अकॉर्डिंग बनी थी। ठीक है, तो अगेन ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो जहां पर कोई बात कही जा रही है उस शहर का नाम लगभग उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले उस कमेटी के बारे में बात करते हैं जिस कमेटी ने इन नॉर्म्स को डिजाइन किया है। कमेटी कब बनी थी? YBCBCS। ठीक है, तो ऑन 26 जून 1974, 26 जून 1974 को a number of banks had released Dutch marks to Bank Harrestadt in Frankfurt in exchange for dollar payments that were to be delivered in New York। बेसिकली क्या हुआ था, एक रिस्क राइज हुआ था जिसको हरस्टैट रिस्क बोलते हैं। ये सेटलमेंट रिस्क था। सेटलमेंट रिस्क दो कंट्री के बीच में था। ठीक है, यानी कि अगेन अमेरिका वर्सेस जर्मनी। ठीक है, तो एक तरफ पेमेंट हो चुका था बट दूसरी तरफ पेमेंट नहीं हुआ था और बैंक फेल कर गया था। तो हर स्टैट रिस्क को सेटलमेंट रिस्क में भी हम पढ़ते हैं। तो उसी के बाद एक बड़े लेवल पर ये, ठीक है, अराइज हुआ तो लोगों के दिमाग में बात गई कि ऐसा भी रिस्क होते हैं और इनसे बचना चाहिए। तो अगेन ड्यू टू डिफरेंसेस इन टाइम जोन, क्योंकि अमेरिका और यूरोप मार्केट में टाइम जोन का डिफरेंस था, देयर वाज अ लैग इन डॉलर पेमेंट। ठीक है, डॉलर पेमेंट में लैग हुआ टू काउंटर पार्टी बैंक्स, ड्यूरिंग विच बैंक हरस्टैट वाज लिक्विडेटेड। ठीक है, बैंक हर स्टेट जिसको पेमेंट करना था डॉलर में, वो क्या हो गया? ठीक है, लिक्विडेट यानी कि अगेन विघटित हो गया बाय जर्मन रेगुलेटर्स बुंडेस बैंक बिफोर द डॉलर पेमेंट्स कुड बी इफेक्टेड। तो डॉलर पेमेंट यहां से इफेक्ट नहीं हो पाया, बट क्योंकि अमेरिकन एक्सचेंज मार्केट ओपन थी तो वहां से डॉलर, अगेन वहां से यूरो इनको मिल गया था, इनको डॉलर भेजना था, जो भेजने से पहले ये लिक्विडेट हो गए थे क्योंकि यहां के सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जर्मन रेगुलेटर के अकॉर्डिंग ही लिक्विडेट कर दिया गया था। तो अगेन द रिस्क ऑफ सेटलमेंट दैट अराइजेस फ्रॉम टाइम डिफरेंसेस केम टू नोन एज हरस्टैट रिस्क। तो ये एक शुरुआत थी, ठीक है, जिसके बाद ये कमेटी बनी थी जिसको आगे इस तरीके के कोई रिस्क या इस तरीके की कोई सिचुएशंस आए तो उससे कैसे बचें, इस पर निपटना था। तो बेसिकली दैट्स व्हाई बेसल कमेटी बनी और उन्हें बेसल नॉर्म्स बनाया। तो बेसल कमेटी हैज द फॉलोइंग 5 ग्रुप्स। बेसल कमेटी के पास 5 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप है पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप, दूसरा है सुपरविजन एंड इंप्लीमेंटेशन ग्रुप, तीसरा है बेसल कंसल्टेटिव ग्रुप, तीसरा है मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ग्रुप, और अगेन फिर अगला यहां पर आता है अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये 5 ग्रुप बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये 5 कमेटी ग्रुप्स सीधे डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं किसको? BCBS के चेयरमैन को, और इसका परमानेंट इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। विद इन ईच ग्रुप और वर्किंग ग्रुप, हर ग्रुप के अंतर्गत वर्किंग ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है, विच सपोर्ट स्पेसिफाइड टेक्निकल वर्क, जो क्या करते हैं टेक्निकल वर्क के साथ में, ठीक है, टेक्निकल वर्क्स को साथ देते हैं। ठीक है, विच अंडरटेक
स्पेसिफिक टास्क फॉर अ लिमिटेड टाइम। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम के लिए जो स्पेसिफिक टास्क हैं उसको अंडरटेक करने का काम करते हैं। हाई लेवल टास्क फोर्सेस आर ऑल्सो इन प्लेस टू सपोर्ट ब्रॉडर गोल्स आउटसाइड द कमिटेड प्राइमरी एक्टिविटीज। यानी कि याद रखिएगा जो हाई लेवल टास्क फोर्स हैं, ठीक है, वो भी रहती हैं यहां पर सपोर्ट करने के लिए ब्रॉडर गोल्स, जो बड़े बड़े गोल्स हैं, ठीक है, उनके लिए हाई लेवल टास्क फोर्स भी यहां पर होती हैं जो इनका सहयोग करने का काम करती हैं। ठीक है, अब सीधे आते हैं बेसल नॉर्म्स पर। तो बेसल के बारे में बता दिया, ये एक शहर है स्विट्जरलैंड का, ये हेडक्वार्टर भी है किसका, बेसल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS का। तो BIS ही वो बैंक है जिसने इस कमेटी को फॉर्म किया था। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 17th of May 1930, is the world's oldest international financial organization। ये विश्व की सबसे पुरानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था। देयर आर 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज इन हांगकांग एंड मैक्सिको सिटी। BIS के 2 और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं, एक मैक्सिको सिटी में है और एक हांगकांग में है। यहां पर सबसे पहले बात बेसल 1 की। बेसल 1 कब आया था? बेसल 1 आया था 1988 में। बेसल कमेटी सोचिए 1974 में बन गई थी, बट पहली बार जो रूल्स इनके सामने आए हैं जिन्हें बेसल 1 एकॉर्ड या बेसल 1 नॉर्म दिया गया, वो 1988 में आए थे। ठीक है, इंट्रोड्यूस कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम कॉल्ड द बेसल कैपिटल एकॉर्ड, ऑल्सो नोन एज बेसल 1। इसमें बेसिकली इन्होंने कैपिटल एकॉर्ड यानी कि कैपिटल मेजरमेंट रूल पर बात करी थी। सिर्फ सिंपल कुछ ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है, कि जितना भी बैंक्स वगैरह के थ्रू लोन बांटा जा रहा है, जो कैपिटल आपके पास आई है ना, आपने उसको लोन के रूप में बांट दिया, तो उसका कुछ हिस्सा आप अपने पास रिजर्व के तौर पर रखिए, जिससे अगर सिचुएशन वर्स्ट सिनेरियो में जाती है तो ऑब्वियसली जो आपने अपना पैसा बोरोइंग के रूप में लोगों को दे रखा है, मतलब आपने लेंडिंग दिया है, लोगों ने उसको बोरो किया है, तो जो पैसा आपका बाजार में है वो पैसा आपको समय से नहीं मिलेगा, तो ऐसे में आपका सर्वाइवल चल सके और डिपॉजिटर आपसे पैसा निकालने पहुंच जाएंगे। तो समय आपको काटना है, उसके लिए कैपिटल चाहिए। तो एक पर्याप्त मात्रा में, जिसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR नाम दिया गया, वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। इस पर फोकस किया गया था बेसल 1 में। इट फोकस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क। समझ गए कि नहीं? बेसल 1 में सिर्फ फोकस किया गया क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब यही है, क्रेडिट यानी कि उधार देना। बैंक ने जो उधार दिया है अगर वो वापस नहीं मिलता है तो कैसे सर्वाइवल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास एनफ या सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए सर्वाइवल के लिए, इस पर फोकस किया गया। तो इट डिफाइंड कैपिटल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट फॉर बैंक। इसी ने कैपिटल और किस कैपिटल पर क्या रिस्क वेट होना चाहिए, यानी कि कितना भार होना चाहिए। तो जैसी कैपिटल जितना उस पर रिस्क, उस पर ज्यादा भार। जैसे समझिएगा, एक सिक्योर्ड लोन डूबेगा तो बैंक को कम लॉस होगा, एक अनसिक्योर्ड लोन डूबेगा तो बैंक को ज्यादा लॉस होगा। अनसिक्योर्ड लोन्स अगर आपने ज्यादा बांटे हैं तो अपने पास ज्यादा कैपिटल रखिए, सिक्योर्ड लोन ज्यादा बांटे हैं तो कैपिटल ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। ठीक है, क्योंकि अगेन सिक्योर्ड लोन कोई डिफॉल्ट करता है तो आपके पास उसकी एसेट है ना, आप सेल आउट करके वसूली कर लोगे। 100% भले ना वसूली हो, बट 100% लॉस तो नहीं होगा ना। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वॉज फिक्स्ड एट 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। यानी कि यहां पर सिंपल सी एक बात बताई गई कि रिस्क वेटेड एसेट्स जो भी होंगी, ठीक है, उसका 8%, यानी कि ऐसी एसेट्स जिन पर रिस्क है तो वो टोटल वैल्यू निकाल लीजिए, उसका 8% आपको अपने पास कैपिटल हमेशा मेंटेन करनी है। तो बैंक एसेट्स वर क्लासिफाइड इनटू 5 buckets, grouped under 5 categories according to the credit risk carrying weight। ठीक है, कैरिंग रिस्क वेट ऑफ 0, 10, 20, 50 एंड 100%। बैंकों की जो एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं यानी कि लोन है, उनको 5 बकेट्स में क्लासिफाई कर दिया एज पर द रिस्क। 0 रिस्क, 10%, 20%, 50 और 100% रिस्क। ये 5 बकेट्स यहां पर बना दिए गए। एसेट्स वर टू बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ दीज रिस्क बकेट्स बेस्ड ऑन पैरामीटर। अब इन्हीं 5 में से सारी एसेट्स को किसी ना किसी बकेट में डाला जाएगा। ठीक है, पैरामीटर्स जो भी होंगे, काउंटर पार्टी कैसी है, कोलेट्रल है या नहीं है, कब मैच्योरिटी होनी है उसकी, इन सब के हिसाब से। इंडिया ने क्या किया था, बेसल 1 को कब अपनाया था? 1999 में।
इंडिया में बेसल वन बने 1988 में थे, बट 11 सालों के बाद इंडिया में 1999 में बेसल वन अपनाया गया था। इन इंडिया हाउएवर आर बैंक्स टू मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ 9% ऑन गोइंग बेसिस। इंडिया में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लागू किया तो याद रखिएगा उन्होंने 8% में 1% और बढ़ा दिया, 9% मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को यहां पर लागू किया था, 9%। देन एक और रेशियो है जिसको बोलते हैं द कुक रेशियो। कुक रेशियो क्या होता है? बेसिकली इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इसका फॉर्मूला है कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, और बेसिकली यहां कैपिटल का मतलब है टीयर 1 कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, ठीक है, अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। ये पूरा फॉर्मूला होता है। आप शॉर्ट में कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स भी लिख सकते हैं, इस तरीके से निकल करके आता है। और ये मिनिमम कितना होना चाहिए? एज पर द बेसल 8%, बट इंडिया में हो तो 9% निकल करके आना चाहिए। और CRAR, देखो दो नाम है इसके, मैं आपको बता देता हूं। चाहे CAR कह लो, CR कहते हो तो इसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। और CRAR कहते हो तो इसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप दोनों में से जो कहें, दोनों बातें सही है, CRAR और CAR, ठीक है। Prescribed for international banks, thus a relationship of risk-weighted assets to capital was put in place। इंडिया के बारे में बता ही दिया मैंने आपको, तो इसको कुक रेशियो के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, कुक रेशियो। अब बेसल 2 की बात करें, बेसल 2 कब आया था? 2004 में आया था। 1988 में बेसल 1 आया था, बेसल 2 जो है 2004 में आया था, और बेसल 1 का अपग्रेडेड वर्जन था, क्योंकि 2 जब कोई चीज आती है तो 1 में जो कमियां रही होंगी उन कमियों को 2 में ऐड किया गया होगा, ठीक है। मतलब उन कमियों का जो रिजोल्यूशन था वो ऐड किया गया होगा। तो बेसल 2 का इंप्रूव क्या था कि एम क्या था? इंप्रूव करना है बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी को, जो रिस्क को और भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। इट इंट्रोड्यूस रिस्क सेंसिटिव फ्रेमवर्क। इसने क्या किया था? रिस्क सेंसिटिव फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया था, और मोर डिटेल्ड कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रक्चर, यानी ये जो कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रक्चर है ना, यानी कि पूंजी पर्याप्तता संरचना, इसको और डिटेल में बताया था कि किस तरीके से हम इसको और बेटर कर सकते हैं, अलाइन विद रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट तो आपको रखना ही रखना है उसके बिहाफ पर। यहां पर 3 पिलर बताए गए, बेसल के 3 पिलर्स बेसल के, याद रखिएगा। पहला पिलर जो बेसल का कहलाता है उसको बोलते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, और दूसरे पिलर को बोलते हैं सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, या सुपरवाइजरी रिव्यू से भी काम चला सकते हैं। तीसरा यहां पर आता है, ठीक है, मार्केट डिसिप्लिन। ये थर्ड पिलर है, मार्केट डिसिप्लिन। इन्हीं तीनों पिलर पर ये जो बेसल 2 एकॉर्ड है या बेसल 2 नॉर्म्स है, ये डिपेंडेंट है। अब पहला यहां पर क्या हो गया? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब वही मैं बात कर रहा हूं, CRAR के बारे में, और इंडिया में 9%, अदरवाइज 8% ही यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सॉरी BCBS के द्वारा रखा गया था। तो दिस पिलर फोकसेस ऑन द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कैपिटल दैट बैंक्स मस्ट होल्ड अगेंस्ट 3 मेजर टाइप ऑफ रिस्क, यानी कि बैंकों के पास एक मिनिमम कैपिटल हमेशा होनी चाहिए इन 3 प्रकार के रिस्क को लेकर के। पहला रिस्क है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब ये डिफॉल्ट बाय बोरोवर्स। बोरोवर यानी कि क्रेडिट रिस्क का मतलब जो पैसा आपने उधार दिया है, बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके अगेंस्ट में कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच तो यूजेस एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग्स, जैसे क्रिसिल है, ICRA है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं साख एक व्यक्ति की। देन इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच होती है, इसके थ्रू साख निकाली जाती है। और देन सिक्योरिटाइजेशन फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे MBS या ABS है। तो इस तरीके से क्रेडिट रिस्क को क्या किया जाता है? इवैल्यूएट किया जाता है। फिर दूसरा आता है मार्केट रिस्क, और तीसरा आता है ऑपरेशनल रिस्क। देखो मार्केट रिस्क का मतलब है मार्केट में वोलाटाइल है,
आप बैंक का काम क्या है, लोगों से डिपॉजिट लेना और उनको या तो लोन के तौर पे देना या तो निवेश करना। तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो बदलती रहती है, एक्सचेंज रेट जो बदलती रहती है, उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है वो सब मार्केट रिस्क में आता है। मार्केट रिस्क से आपका जो कैपिटल है वो कम हो सकती है, कैपिटल की रियल वैल्यू कम हो सकती है। तो उसके अगेंस्ट में भी आपको एक कैपिटल अपने पास मेंटेन करके रखनी होती है, क्योंकि आप तो सोच रहे हो मेरे पास 100 रुपए हैं, जब जरूरत पड़ी पता चला 50 बचे। जैसे मैंने शेयर मार्केट में मान लो पैसा लगाया था 1 लाख, एट दैट टाइम शेयर प्राइस बढ़िया था। जब मैं निकालना चाह रहा हूं, यानी कि आज की सिचुएशन में उसका प्राइस 50% डाउन हो गया, ऐसा हो सकता है, तो 50% लॉस हो गया ना। अब क्या मैं तो ये सोच के जा रहा था कि ना अगली बार 150 हो जाएगा, 1 लाख का 150 हो जाएगा, तो मैंने उस हिसाब से अपनी क्या है लायबिलिटीज को क्रिएट कर लिया। तो लायबिलिटीज हमारी 150 की और यहां फंड्स कम रह गया, तो कैपिटल कम पड़ गई ना अपनी लायबिलिटीज को पूरी करने के लिए। तो वहां पर भी जो रिस्क है उसके अगेंस्ट में कैपिटल रखना है। और तीसरा ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल यानी कि आपके पीपल, प्रोसेस और सिस्टम की वजह से जो रिस्क अराइज होता है वो सब ऑपरेशनल रिस्क में आता है। कोई फ्रॉड हो जाए तो बैंक को अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाएगा ना, ठीक है, या कोई सिस्टम फेलियर है, ठीक है, उसकी वजह से उसको लॉस हो जाएगा। तो इन सब लॉस के अगेंस्ट में कैपिटल मेंटेन करनी है, वही कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बताया। तो बैंक मस्ट मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 8% अंडर बेसल 2। तो बेसल 2 के अंदर भी 8% था, बट इन इंडिया 9%। अब दूसरा पिलर आता है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, एसआरपी बोलते हैं बेसिकली। सुपरविजन का मतलब क्या है कि अगेन ध्यान देना है। रेगुलेटर का काम क्या है, बैंकों को सुपरवाइज करते रहना है। जितना बेटर आप सुपरविजन कर लेंगे उतना ही क्या होगा, लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय आप देखते हो बहुत ज्यादा सुपरविजन करता है, खासकर कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह जो हैं, क्योंकि इनमें फ्रॉड होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो जितना बेटर सुपरविजन करता है उतना ही क्या है, लॉस को कम कर लेगा। तो अगेन encourages bank to develop and use better risk management techniques in monitoring and managing risk। बैंकों को इंकरेज करता है कि भैया बढ़िया वाली जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है या जो उसको मॉनिटरिंग टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करिए। देन सुपरवाइजर्स जैसे आरबीआई है, एसएस हाउ वेल बैंक्स आर इवेलुएटिंग देयर कैपिटल एडिक्वेसी इन रिलेशन टू देयर रिस्क प्रोफाइल। यानी कि कुल मिलाकर के यहां पर आरबीआई हो गया, बीसीबीएस के नॉर्म्स हो गए, यानी कि इनका सुपरविजन कितना बेटर है, ठीक है। देन इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट जिसे आईकाप बोलते हैं, ये भी एक की कंपोनेंट है, इससे भी आपको इंटरनल असेसमेंट मिलता है। देन बैंक्स मस्ट मेंटेन कैपिटल अबव द मिनिमम इफ देयर रिस्क एक्सपोजर डिमांड्स इट। अगर इनका रिस्क एक्सपोजर डिमांड करता है कि मिनिमम से ज्यादा रखनी है तो मिनिमम से ज्यादा रखिए। तीसरा यहां पर पिलर आता है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब है बाजार की अनुशासनशीलता। बाजार में जिस प्रकार का अनुशासन है, यानी कि यहां पर हम बात करते हैं रिलेटेड टू डिस्क्लोजर्स। एक बैंक नंबर ऑफ डिस्क्लोजर करता है, जैसे बैलेंस शीट को डिस्क्लोज करना, क्योंकि आपके पास जो पैसा है वो सिर्फ आपका अपना नहीं है, जनता का पैसा है। शेयर्स के थ्रू जनता का आपका पैसा है, जनता ने आप पर भरोसा किया, आपको अपना पैसा दिया है, तो उसको सारी बातें बतानी है कि हमारा सीआर रेशियो क्या है, हमारा एनपीए रेशियो क्या है, ठीक है। जैसे अगेन जब इंश्योरेंस कराने जाते हो तो अगेन इंश्योरेंस कंपनी बताती है ना हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम है फिर उससे इंश्योरेंस कोई नहीं कराता है, तो क्या हो जाएगा, उसको और लॉस हो जाएगा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम होने की वजह से उनके पास कम कस्टमर जाएगा, और जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज्यादा होगा उसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर आएगा। तो जिनके पास कस्टमर नहीं जाएगा उनको लॉस हुआ ना इन फ्यूचर। तो ये सब मार्केट डिसिप्लिन के लॉसेस में आते हैं। तो फोकस ऑन डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, इसी पर फोकस होता है। रिक्वायर्स बैंक टू पब्लिकली डिस्क्लोज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रिस्क एक्सपोजर। अपने रिस्क एक्सपोजर की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बतानी है। द एम इज टू बिल्ड ट्रस्ट एंड अलाउ मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू इवेलुएट द बैंक्स हेल्थ एंड रिस्क प्रोफाइल। बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ और बैंक की रिस्क प्रोफाइल को जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वो अच्छे से जान सकें, दैट्स वाई, ठीक है। तो उसी में हेल्प करता है तीसरा पिलर, जिसे हम मार्केट डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं यहां पर, ठीक है। अब अगेन फर्स्ट पिलर को थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया गया है यहां पर कि क्या है और डिटेल में। तो द कैपिटल बेस ऑफ द बैंक कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ कैपिटल एलिमेंट, जिसमें हम कैपिटल में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कैपिटल की बात करते हैं। याद रखिएगा टीयर 3 कैपिटल बेसल 3 में नहीं है, टीयर 2 तक ही है बेसल में, 3 को हटा दिया गया।
द सम ऑफ टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एलिमेंट ये एलिजिबल होते हैं कैपिटल इंक्लूजन के लिए सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिट्स। Total of tier 2 supplementary elements will be limited to a maximum of 100% of the tier 1 element। यानी कि tier 1 कैपिटल जितनी भी होगी उसके 100% से ज्यादा tier 2 नहीं हो सकती। tier 2 मैक्सिमम tier 1 के 100% होगी। यानी कि अगर tier 1 10,000 है तो tier 2 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1,000 हो सकती है, 2,000 हो सकती है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। Subordinated term debt will be limited to a maximum of 50% of tier 1 element। ठीक है, टीयर 2 में एक सबऑर्डिनेटेड डेट आता है। सबऑर्डिनेटेड डेट जो है उसके बारे में बताया जाता है कि 50% से ज्यादा नहीं होगा यहां पर। देन सुपरविजन के अंतर्गत की प्रिंसिपल के बारे में हमने डिस्कशन आपसे बता ही दिया है यहां पर, ठीक है, कि बैंकिंग रिस्क के बारे में। ठीक है, अब यहां पर बात आती है बैंकिंग बुक की बात कर लो, ट्रेडिंग बुक की बात कर लो, ठीक है, इन सब के बारे में बात कर लीजिएगा यहां पर। तो ये सुपरविजन में मैंने आपको बता ही दिया है कि सुपरविजन बेटर करना है। तो सुपरविजन के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन से 4 प्रिंसिपल हैं? पहला है, ठीक है, पहला जो प्रिंसिपल है अभी बता रहा हूं आगे, पहला प्रिंसिपल है इंटरनल कैपिटल असेसमेंट बाय बैंक। सुपरविजन में पहला सिद्धांत क्या है? आप खुद से आइडेंटिफाई करो, इंटरनल कैपिटल असेसमेंट। ठीक है, तो बैंक्स मस्ट हैव अ फॉर्मल प्रोसेस कॉल्ड आईकैप टू इवैल्यूएट इफ देयर कैपिटल इज सफिशिएंट टू कवर ऑल रिस्क, कि इनके पास जो कैपिटल है क्या वो सारे रिस्क को कवर करने के लिए सफिशिएंट है। देन दे शुड मैच द बैंक साइज, रिस्क प्रोफाइल, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरनल बिजनेस स्ट्रेटेजी। ठीक है, यानी कि अगेन ये मैच होनी चाहिए बैंक के साइज पर, बैंक के रिस्क प्रोफाइल पर, बैंक की कॉम्प्लेक्सिटी पर और बिजनेस स्ट्रेटेजी पर। देन बैंक शुड ऑल्सो प्लान फॉर हाउ दे विल मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी इन द फ्यूचर। बैंकों को यह भी क्या करना है, प्लान करना है कि अगेन फ्यूचर में जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी है उसको कैसे मेंटेन करेंगे। एग्जांपल, अ बैंक असेस वेदर इट हैज एनफ कैपिटल टू एब्जॉर्ब पोटेंशियल क्रेडिट लॉसेस ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न। अगर अर्थव्यवस्था डाउनफॉल में जाती है तो क्या एक बैंक के पास एनफ कैपिटल है क्या करने के लिए, अपने पोटेंशियल क्रेडिट लॉसेस को कवर करने के लिए? वो आईकैप में आता है। दूसरा प्रिंसिपल है सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ बैंक्स इंटरनल प्रोसेस। बैंक की जो इंटरनल प्रोसेस है उसका सुपरवाइजरी रिव्यू बेटर होना चाहिए। तो रेगुलेटर्स जैसे कि आरबीआई हो गया, ये रिव्यू करेगा हर बैंक की इंटरनल असेसमेंट प्रोसेस को। इफ द बैंक रिस्क असेसमेंट और कैपिटल स्ट्रेटजी इज वीक, द सुपरवाइजर कैन टेक एक्शन। अगर किसी की वीक है, कमजोर है, तो क्या करना है, सुपरवाइजर एक्शन लेगा। दिस एम इज टू इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिस्क कंट्रोल। ये किस लिए है? रेगुलेटरी कंप्लायंस माननी है और इसके कंट्रोल की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया, आरबीआई में आस्क अ बैंक, आरबीआई बैंकों से पूछ सकता है, ठीक है, आस्क अ बैंक टू रिवाइज इट्स कैपिटल प्लान। अपने कैपिटल प्लान को रिवाइज करिए इफ इट फाइंड्स दैट द बैंक इज अंडर एस्टिमेटिंग इट्स ऑपरेशनल रिस्क। अगर वो देखता है कि बैंक अपने ऑपरेशनल रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। पिलर 3 है कैपिटल अबव द मिनिमम। मिनिमम का कॉन्सेप्ट दिया गया, इसका मतलब ये नहीं सबको मिनिमम पे ही टिके रहना है, मिनिमम से अबव रखना है। मिनिमम तो एक दे दिया गया, कम से कम इतनी, लेकिन उससे ज्यादा ही रखना है। तो बैंक शुड मेंटेन कैपिटल लेवल्स अबव द मिनिमम 8% रिक्वायरमेंट। सुपरवाइजर्स कैन डिमांड एडिशनल कैपिटल बफर्स बेस्ड ऑन द बैंक्स यूनिक रिस्क एक्सपोजर। अगर बैंक का कोई यूनिक रिस्क एक्सपोजर है तो अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो भी रेगुलेटर है वो एक्स्ट्रा बफर की डिमांड कर सकता है। एक्स्ट्रा बफर यानी कि एक्स्ट्रा कैपिटल। एग्जाम्पल के तौर पर, अब बैंक डीलिंग हैवली इन फॉरेक्स। कोई बैंक ज्यादातर फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है और डेरिवेटिव्स में डील कर रहा है, मे हैव आस्क्ड टू मेंटेन कैपिटल अबव 8% ड्यू टू हायर मार्केट रिस्क। जैसे आपके पास अगर जितनी कैपिटल है आप उसका मेजर पोर्शन शेयर मार्केट में लगाते हो तो आपको रिस्क ज्यादा होगा। जब रिस्क ज्यादा है तो अपने पास बैकअप ज्यादा रखिए। पता चला आप अपने पैसे का ज्यादातर हिस्सा एफडी में रखते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखते हो, तो फिर आपको याद रखिएगा ज्यादा बैकअप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पैसा आपका सिक्योर है, डूबेगा नहीं। देन प्रिंसिपल 4 है अर्ली इंटरवेंशन बाय सुपरवाइजर्स। अगर देखते हैं कि बैंक कुछ दिक्कत कर रहा है तो अर्ली इंटरवीन करके चीजों को रोक देना। ठीक है, तो सुपरवाइजर शुड इंटरवीन अर्ली इफ अ बैंक कैपिटल इज एट रिस्क ऑफ फॉलिंग बिलो रिक्वायर्ड लेवल। अगर रिक्वायर्ड लेवल से कम है तो यहां पर बैंक को यानी कि जो रेगुलेटर होगा वो दखल देगा तुरंत। दे मस्ट इंश्योर क्विक करेक्टिव एक्शन, ठीक है, टू रिस्टोर कैपिटल एडिक्वेसी।
कैपिटल एडिक्वेसी को रीस्टोर करने के लिए जो भी क्विक एक्शंस होंगे उनको लेने के लिए बाध्य कर सकता है। इफ अ बैंक्स कैपिटल स्टार्ट टू फॉल ड्यू इंक्रीजिंग एनपीएज, द सुपरवाइजर में आस्क टू रेज फ्रेश कैपिटल इमीडिएटली। अगर एनपीए बढ़ रहा है तो फ्रेश कैपिटल इमीडिएटली आप कहीं से रेज करिए। तीसरा पिलर मार्केट डिसिप्लिन बता ही चुका हूं, जिससे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको इंफॉर्मेशन मिल सके प्रॉपर तरीके से, वही यहां पर पूरा का पूरा डिटेल में बताया गया है। तो पहला है यहां पर की कंपोनेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अब डिस्क्लोजर में क्या क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर एडिक्वेसी ये बताइए, रिस्क एक्सपोजर बताइए, क्रेडिट मार्केट ऑपरेशनल रिस्क, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है आपकी वो बताइए, कैपिटल रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स यानी कि सॉरी क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टेक्निक, किस तरीके से आप रिस्क को मिटिगेट यानी कि कम करोगे वो क्या है, सिक्योरिटाइजेशन आपने कितना किया हुआ है उसका एक्सपोजर आप बताइए, देन पर्पस क्या है, ठीक है, हेल्प्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट अ बैंक फाइनेंशियल साउंडनेस, जिससे बैंक कितना फाइनेंशियल साउंड है इसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन्वेस्टर्स को मिल सके और वो ये जान सके, इन डिस्क्लोजर के माध्यम से वो जान जाएगा। देन है गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर के लिए भी क्या प्रिंसिपल्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल, तो डिस्क्लोजर जो भी करोगे क्लियर होगा, कंप्रेहेंसिव होगा, कंसिस्टेंस होगा और कंपेरेबल होगा अक्रॉस बैंक, दूसरे बैंक से आप उसको कंपेयर कर सकते हो, इस तरीके का बनाना है आपको। इंफॉर्मेशन शुड बी इजिली एक्सेसिबल, इंफॉर्मेशन जो भी होगी इजिली एक्सेस कर सकते हो वहां से, और अपडेट करते रहेंगे रेगुलरली, एटलीस्ट सेमी एनुअली यानी कि साल में 2 बार। कॉन्फिडेंशियल और प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन जो है इसको एक्सक्लूड कर सकते हो, बट एक्सक्लूड क्यों किया है ये जस्टिफाई करना है। देन तो डिस्क्लोजर शुड नॉट कंफ्यूज यूजर्स, आपके डिस्क्लोजर ऐसे नहीं होने चाहिए जो यूजर्स को कंफ्यूज करें, ठीक है। अगेन यूजर्स का गोल क्या है, ट्रांसपेरेंसी का, तो वो आपका कंफर्म होना चाहिए। फिर बात आती है अचीविंग एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, जो भी डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट हैं यानी कि उनको डिस्क्लोज करना ही है, तो बैंक मस्ट डेवलप इंटरनल पॉलिसीज टू मैनेज डिस्क्लोजर्स इफेक्टिवली, बैंक को अपनी इंटरनल पॉलिसीज डेवलप करनी चाहिए डिस्क्लोजर्स को इफेक्टिवली डिस्क्लोज करने की। The senior management and board should ensure the accuracy and adequacy of disclosed data, जो डेटा डिस्क्लोज किया गया है उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसकी एडिक्वेसी क्या है, ये सीनियर मैनेजमेंट और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, वो इंश्योर करेगा। बैंक शुड रिव्यू, बैंक रिव्यू करेगा और डिस्क्लोजर को अपडेट करेगा रेगुलरली इन लाइन विद चेंजिंग रिस्क पोजीशन, जैसे जैसे बैंक की रिस्क पोजीशन चेंज होती है तो रेगुलरली वो क्या करेगा, उन बदलती हुई स्थितियों के साथ में डिस्क्लोजर को अपडेट करता रहेगा। अब तीसरी बात करते हैं बेसल 3 के बारे में। देखो बेसल 1 की बात करी, बेसल 1 के बाद आया बेसल 2। बेसल 1 में हमने कैपिटल एकॉर्ड की बात करी थी सिर्फ, बेसल 1 रिलेटेड था ओनली क्रेडिट रिस्क। बेसल 2 में 3 पिलर्स आ गए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है, यानी कि डिस्क्लोजर। यहां पर हमने क्रेडिट रिस्क की बात करी, मार्केट रिस्क की बात करी, ऑपरेशनल रिस्क की बात करी, ठीक है। कैपिटल को जो अगेन कैपिटल अपने पास मेंटेन करना है उसको डिटेल्ड में बताया, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कैपिटल इन सब के बारे में बताया, टीयर 2 कितना होना चाहिए टीयर 1 का, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। अब बेसल 3 जो है ये दिसंबर 2010 में आया था और ये अभी 3 ही चल रहा है। बैंकों में बेसल 3 जो है वो लागू भी की जा चुकी है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 2 का भी अपडेटेड वर्जन है, क्या क्या इसमें अपडेट किया गया और बेसल 2 से क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। बेसल 3 के लिए इंडिया में जो गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करी गई थी 2 मई 2012 से और 2013 से फेज वाइज इंप्लीमेंट करना शुरू किया गया था, ठीक है, और जिसे अक्टूबर 1 2021 को पूरी तरह से बैंकों में लागू कर दिया गया। तो अभी बेसल 3 इंडिया में लागू है पूरी तरह से बैंकों के ऊपर 1 अक्टूबर 2021 से। कोरोना में वैसे तो धीरे धीरे डेडलाइंस बढ़ाई गई इसकी, कोरोना के बाद 2021 में इसको कंप्लीट कर दिया गया। अब बेसल 3 इंट्रोड्यूस किया गया था इन रिस्पॉन्स टू 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि बेसल 3 कब आया 2010 में, जिसके पहले 2008 की क्राइसिस घट चुकी थी। 2008 की क्राइसिस में क्या था, 2008 की क्राइसिस में आपने देखा था लेहमन ब्रदर्स सहित अमेरिका के लगभग 22 बैंक क्लोज हो गए थे, तो बड़ा मेजर क्राइसिस था, ठीक है। तो उसके बाद इनको लाया गया था, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखा गया था यहां पर। तो यहां बेटर कैपिटल क्वालिटी करी गई, बेटर कैपिटल क्वालिटी, वो जो टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल है ना उनको और बेटर किया गया, उनके कंपोनेंट्स में चेंजेस किए गए।
तो बेसल 3 इंट्रोड्यूसेस स्ट्रक्चर्ड डेफिनेशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल। रेगुलेटरी कैपिटल की क्या स्ट्रिक्टर डेफिनेशन होगी उसको यहां पर बताया गया। फोकस किस पे किया गया, CET1 कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, ये हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होगी और ये सबसे ज्यादा लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रखेगी, यानी कि सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी कैपिटल से कवर होंगे तो वो है CET1 कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल। ठीक है, देन हायर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को यहां पर हायर किया गया। कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल बेसल 2 में 2% थी, यहां पर 4.5% कर दिया गया। हाईएस्ट लॉस एब्जॉर्बिंग कैपिटल को बढ़ाया गया, यहां पर टीयर 1 कैपिटल 4% थी, यहां पर 6% किया गया। टोटल कैपिटल जिससे यहां पर 8% थी और यहां पर कितनी हो गई, ठीक है 10.5% इंक्लूडिंग सीसीबी। सीसीबी का मतलब है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट रिमेन्स 8%, बट विद बफर्स इट बिकम्स 10.5। टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट 8% 2 में भी थी, 3 में भी है, बट यहां पर एक्स्ट्रा बफर ऐड किए गए जिसकी वजह से हो गई 10.5। देन सीसीबी के बारे में ही बात कर रहा था, तो 8% पहले थी और 2.5% का कंफर्म बफर इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये एक एक्स्ट्रा बफर मैंडेटरी तौर पर बैंकों को अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। बफर का मतलब ही है इमरजेंसी स्टॉक, तो स्टॉक ऑफ कैपिटल आपको मेंटेन करना है। पर्पस क्या है, टू एब्जॉर्ब लॉसेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्ट्रेस। कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्ट्रेस आएगा तो लॉस को एब्जॉर्ब किया जा सके इस बफर के द्वारा। ठीक है, अप्लाइज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जब बैंक प्रॉफिटेबिलिटी में होगा तब इसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और रिस्ट्रिक्ट पे आउट डिविडेंड्स बोनसेस इफ सीसीबी इज नॉट मेंटेन्ड। अगर कैपिटल कंजर्वेशन बफर को मेंटेन नहीं किया गया है तो किसी भी प्रकार का कोई पे आउट बैंक नहीं करेगा, ना तो डिविडेंड का पे आउट करेगा ना तो बोनस का, जब तक सीसीबी 2.5% ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स मेंटेन नहीं कर लेता है तब तक। एक और बफर बनाया गया जिसका नाम दिया गया CCYB, यानी कि काउंटर साइक्लिकल बफर। ये बफर की रेंज होगी 0 to 2.5%। ये मैंडेटरी नहीं है, इसको तब मेंटेन करना है जब सिचुएशंस ऐसी आ रही हों, यानी कि अगर इन फ्यूचर सिचुएशन खराब आने वाली है तो आपको मेंटेन कर लेना है। समझ गए ना, समय के साथ में। ठीक है, काउंटर साइक्लिकल बफर। तो ये 0 to 2.5% और किसमें बनाना है, CET1 कैपिटल। ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज कैपिटल इन गुड टाइम्स, रिलीज इट ड्यूरिंग डाउन टाइम्स। जब अच्छा समय हो तो कैपिटल इंक्रीज कर दो, यानी कि अगेन कैपिटल काउंटर साइक्लिकल बफर को भी ऐड कर लो, और जब गलत से स्थिति आए तो इसको निकाल दोगे आप। तो एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर अक्रॉस इकोनॉमिक साइकिल, तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। देन एक है लिवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो को भी इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली याद रखिएगा, रेशियो एफिशिएंसी चेकर्स होते हैं। तो रेशियो यहां पर दिया गया मिनिमम 3% का रेशियो यहां पर दिया गया। ठीक है, नॉन रिस्क बेस्ड मेजर, ये नॉन रिस्क बेस्ड मेजर था और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स। कैपिटल यानी कि टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, ये मतलब है लिवरेज रेशियो के फॉर्मूले का, और ये मिनिमम कितना होना चाहिए, 3% का। ये इंट्रोड्यूस किया गया। लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो याद रखिएगा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इंट्रोड्यूस किया गया और NSFR नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो को भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, बैंक मस्ट होल्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स टू कवर 30 डेज स्ट्रेस आउटफ्लो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का उद्देश्य क्या था, 30 दिन के लिए क्या बैंक इतनी कैपिटल होल्ड करते हैं कि जब डाउनफॉल आएगा तो उसको मेंटेन कर सकें। इसको 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है NSFR नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। क्या लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आपके पास है तो वो बताता है NSFR नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो इनको भी लाया गया बेसल 3 के अंतर्गत। देन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपको पता ही है टू बिग टू फेल का कॉन्सेप्ट भी आया था, टू बिग टू फेल, जिसके अंतर्गत अभी 3 बैंक आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं SBI की, ICICI की, ठीक है, और HDFC की। यानी कि जो जितना बड़ा बैंक है उसको टू बिग टू फेल के अंतर्गत आएगा कि ये फेल्ड होते हैं तो इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, इसलिए इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब अगेन कंपैरिजन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट बेसल 2 बेसल 3। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें हैं वो देख लीजिएगा। तो मिनिमम टोटल कैपिटल 8%, यहां भी है 8%, यहां भी है। टीयर 1 कैपिटल जो CET1 है 4%, 6%।
ऑफ विच मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल 2%, यहां 4.5% है। मैक्सिमम टीयर 2 कैपिटल विद इन टोटल कैपिटल 4%, 2%। कैपिटल कंजर्वेशन बफर यहां था ही नहीं, यहां है 2.5% का। अब मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल प्लस सीसीबी ये 7% हो जाती है, लास्ट में 10.5% हो जाएगा पूरा मिलाकर के सीसीबी को। तो ये डिफरेंसेस हैं बेसल 2 बेसल 3 में, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से है। तो बेसल 2, बेसल 3 और बेसल 3 यही रियल वाला बेसल है, ठीक है, क्योंकि ये एक फेज वाइज इंप्लीमेंट किया गया है ना। तो अगेन बेसल 2 करंट में अभी क्या था, ठीक है, और फिर बेसल 3 और बेसल 3 ये पूरा का पूरा एक चेंज वाला आपको फ्रेमवर्क दे दिया गया है, जैसे आप देख सकते हो, जिसमें मेन आपको ये फोकस करना है, दैट्स इट। इन दो की अब वैलिडिटी जो है कंप्लीट हो गई है, इनकी वैलिडिटी से अब कोई मतलब नहीं है, 3rd से मतलब है, दैट्स इट। तो बस ये आपके देखने के लिए है, जिसमें आप देख सकते हो लीवरेज रेशियो 3% का है, ठीक है, शुरुआत में ज्यादा रखा गया था, बाद में कम किया गया, तो ये सब शुरुआत छोड़ दीजिए 3%। 10.5% यहां भी बताया था, वहां भी हो गया, ठीक है, 2.5%, 2%, 4.5 टीयर 1 ज्यादा रखनी है, क्योंकि ये लॉस एब्जॉर्बिंग कैपिटल है सबसे ज्यादा। तो यही आज के सेशन में, उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आ गया होगा। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 डिटेल में मैंने आपको करा दिया है। अब CA-IIB महापैक के बारे में दोस्तों जान लीजिएगा। ये महापैक है जो कि सारे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स और इलेक्टिव पेपर्स को कवर करता है, जहां पर 9+ सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, 15+ फाउंडेशन और MCQ बैचेस आपको कवर होते हैं, 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मॉक्स और क्विजेस हैं, 200+ क्लास नोट्स हैं, 24/7 डाउट क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। 2 इयर्स के लिए इसका वर्तमान का प्राइस है 6,999, 1 ईयर के लिए है 4,999 और अगेन 6 मंथ के लिए है 3,999। आप इनको ले सकते हैं। देन दिसंबर 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए CA-IIB फाउंडेशन बैच लाया गया है। फाउंडेशन बैच में सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं आपके, 2499 इसका प्राइस रखा गया है। आपको सिर्फ क्या करना है, pw.live पे जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम सेक्शन में जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है, और फिर आपको JAIIB और CA-IIB को सिलेक्ट करना है, CA-IIB को सिलेक्ट कर लेना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन CA-IIB फाउंडेशन बैच ये 1.0 है, इसको भी आप ले सकते हैं, ये पहले सिलेबस कवर कर देगा। और ये इंडिविजुअल बैचेस हैं, आप इंडिविजुअल बैचेस को भी परचेस कर सकते हैं। जो जैसे मान लो किसी के कोई सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं, तो जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं का पेपर देना है, तो उनको पूरा नहीं लेना होता है, तो आप अपने सब्जेक्ट का भी पेपर यहाँ पर ले सकते हैं। 799 उसका प्राइस है, अलग अलग आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी अगले सेशन में। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।